ओके, सो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे, बस 1 मिनट और रुक जाते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। क्या किसी को पुरानी वाली क्लासेस में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, किसी को कोई अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिए। शाबाश। कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि सर ये चीज आप फिर से एक बार बता दीजिए, या कुछ अगर आपको डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं। स्मृति बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन? आस्था, आपको? नो सर। नो सर। नीलांश बेटा, आपको? नीलांश, ओम, कंफ्यूजन नहीं है बेटा कोई? ओके, चलिए शुरू करते हैं। बाकी बच्चे जो आएंगे वो आते रहेंगे, फिर उनको हम अलाउ कर देंगे। जी, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं अपने इस पहले वाले टॉपिक में। कई सारे हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमने जाना, कई सारी केमिकल इक्वेशंस हमने देखी हैं, और फाइनली हम लास्ट में आके रुके थे जब हमने रेडॉक्स वगैरह, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सभी रिएक्शंस देख लिए थे। इसके बाद हम लास्ट में करोजन पे आ गए थे, ठीक है। इवन हमने करोजन भी पढ़ लिया था, लेकिन बट फिर भी आज हम करोजन से स्टार्ट करेंगे। बस 2 मिनट लगेंगे, आपको करोजन रिवीजन कराते हैं, फिर आपको रेंसिडिटी भी एक बार जल्दी से रिवीजन कराएंगे, और उसके बाद फिर हम आज कुछ अलग जो चीजें हैं उनको करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िए, है ना, चीजों को रिवीजन करिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। देवांगना आई गेस ऐड हो गई हैं? नहीं, देवांगना ऐड नहीं हुई है। चलिए, ओके, तो ठीक है बेटा, करोजन स्टार्ट कर दें कि करोजन क्या होता है। करोजन आप जानते हैं कि रस्टिंग वगैरह, ठीक है, रस्टिंग इज अ काइंड ऑफ करोजन। और बेसिकली अगर कभी कोई मटेरियल जो है वो उसमें ग्रेजुअली डिटेरियोरेट वो करने लग जाए, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? करोजन बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में। यानी कि जो ग्रेजुअल एक तरह से डिटेरियोरेशन है मटेरियल का, यानी कि मेटल का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? करोजन बोल रहे हैं। ये आप बेहतर जानते हैं। और करोजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? कौन सी मेटल रिस्पॉन्सिबल होती है करोजन के लिए? प्लीज बताइए जल्दी से, शाबाश। कौन सी बेटा मेटल जो होती है वो करोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक बार बताओ मुझे, पता है आपको? वो सारी की सारी मेटल्स बेटा करोजन में रिस्पॉन्सिबल होंगी, जो कि कहीं ना कहीं किससे रिएक्ट करेंगी, पता है आपको? एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे, याद रखिएगा, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाए, और साथ ही साथ में उसको मॉइस्चर भी मिलना चाहिए। ये दो फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं किसके लिए? कभी भी अगर करोजन होना है, किसी भी मेटल का करोजन होना है, तो ये दो कंडीशंस जो होती हैं वो फेमिलियर होनी जरूरी है या फ्रेंडली होनी जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि करोजन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही होता है। कई सारे ऐसे, देखो होता क्या है बेटा, उस बात को समझो कि जब भी हम बात करते हैं ना मेटल की, तो जब भी कोई मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हमेशा पता है क्या बनाता है? वो हमेशा मेटल ऑक्साइड को बनाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी तो वो मेटल ऑक्साइड को जरूर बनाएगा। कई बार क्या होता है कि ये मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये करोजन की फॉर्म में आ जाते हैं। कई बार क्या होते हैं कि ये इतने ज्यादा आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको तो मतलब ये किसी को रिएक्ट ही नहीं करने देते, इतने स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स वगैरह। कई बार जैसे एक मैं आपको स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्साइड्स बताऊं तो MgO देखो, ठीक है, जैसे अगर Mg है, मैग्नीशियम है, अगर कभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो पता है क्या बना लेगा? वो बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज 2MgO। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2 टाइम्स Mg यहाँ कर दीजिए, तो 2Mg plus O2 दिस गिव्स 2MgO। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आप देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, जो कि हाईली कह लीजिए कि एक तरह से किसी दूसरे को रिएक्शन नहीं करने देता। बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। अभी आगे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, ठीक है, कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको हम बर्न करने से पहले, ठीक है, उसको साफ क्यों करते हैं? अभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम बहुत देखेंगे आज हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं इवन। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम कभी भी बर्निंग रस्टिंग की बात करते हैं तो रस्टिंग कई तरह की हो सकती है, ठीक है। और उसी में से हम यहाँ पर एक चीज और क्या देखने जा रहे हैं कि अगर हम बात करें, हमारे पास जो मेटल्स होती हैं, तो मेटल्स यूजुअली किससे रिएक्ट करेंगी? मेटल्स यूजुअली रिएक्ट करती हैं एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उससे, और साथ ही साथ में मॉइस्चर होना जरूरी है। अब हम आपको एक चीज ये बताना चाहेंगे कि जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग में एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आयरन है, आयरन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। आयरन किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। अच्छा,
साथ में क्या होना जरूरी है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया, वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इसलिए देखो यहाँ पर एक क्या बन गया, यहाँ पर एक इस तरह का कंपाउंड बना है जो कि एक तरह से क्या करेगा, एक तरह से रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, याद है ना, ये फेरस ऑक्साइड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये रस्टिंग कराता है। और बेसिकली ये किस कलर का होता है, तो ये एकदम डीप रेड कलर का होता है। ठीक है ना, क्योंकि आयरन किस कलर का होता है, आयरन रेड कलर का होता है। भाई हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है, बिकॉज हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट, एक वैसे तो प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। उस हेमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर आयरन नाम का एक क्या है, एक पिगमेंट है, एक मेटल है। ठीक है, और इसीलिए हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो आयरन, जो आयरन के ऊपर अगर कभी भी रस्टिंग लगेगी तो वो हमेशा रेड रेड रस्टिंग होगी। क्यों, क्योंकि उसमें Fe का कंटेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब जब ये पे न क्यों हो जाती है, क्या कह रहे हो जी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कभी भी हमें रस्टिंग करनी है तो रस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही होगी, ऐसा नहीं है। कई बार जो होती है रस्टिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंट में हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब हम स्पेसिफिक बेटा बात करते हैं आयरन की रस्टिंग के लिए, तो वहां पर तो हमें ऑक्सीजन की बात करी जाती है, वहां पे हम ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर लेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे अगला ही रिएक्शन जरा आप देखिए ध्यान से, तो अगले ही रिएक्शन में क्या है, जब हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर जब वाटर यानी कि मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा, प्लस इस बार देखो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनता है प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो है ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की रस्टिंग होती है। यही रीजन है बच्चों की, जो कॉपर के बर्तन होते हैं, अगर आप बहुत टाइम तक उसको यूज करते रहेंगे तो कॉपर के बर्तन में हरे हरे कलर की एक लेयर जम जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है। दैट इज नथिंग बट द रस्टिंग ऑफ कॉपर। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट? बेटा वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है, अगर कोई आपसे पूछे तो वो कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है, जो कि ग्रीन कलर की होती है। आ गया ना समझ में बच्चों, सभी बताइए प्लीज, यस करो। ओके यस सर। ओके बेटा, अब हम एक और देख लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर की अगर बात करी जाए तो सिल्वर जो है बेटा, वो एयर में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उस गैस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब सिल्वर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बना देगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब ये ब्लैक कलर का है, तो इससे हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से निकाले कि अगर कभी भी बात करी जाए सिल्वर, तो सिल्वर को अगर आप बहुत टाइम के लिए रख देंगे तो सिल्वर बेटा, जैसे कॉपर बहुत टाइम तक रखने के बाद कैसा कलर में आ जाता है, ग्रीन कलर में आ जाता है, क्योंकि वो कॉपर की रस्टिंग है। ऐसे ही सिल्वर बहुत टाइम तक अगर रख दिया जाए तो चांदी काली पड़ने लगती है, या फिर जो सिल्वर होती है ना वो ब्लैक कलर में आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सिल्वर के ऊपर किस कलर की रस्टिंग हुई, ब्लैक कलर की रस्टिंग हो गई। समझ में आ गया। मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे, मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम में ही पूछा जाता है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा हो, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, अगर कभी भी ऐसा हो बच्चों कि कॉपर के ऊपर रस्टिंग की बात करी जा रही है, तो कॉपर पे रस्टिंग किस कलर की होगी, अगर सिर्फ आपसे कलर का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? ग्रीन। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिल्वर के ऊपर किस कलर की रस्टिंग होती है, तो ब्लैक, ब्लैक। और अगर पूछा जाए कि आयरन के ऊपर, रेड। ठीक है, याद रहेंगी ये चीजें। ओके, अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो आयरन के ऊपर रस्टिंग हुई थी, तो उस कंपाउंड का नाम क्या है, उस रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड कौन है, नाम क्या था उसका? फेरस ऑक्साइड। ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है बेटा, फेरस नहीं है, फेरिक है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। CuCO3 की, कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर कार्बोनेट CuCO3, और अगर सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर सल्फाइड, दैट इज Ag2S। अगर समझ में ये चीजें याद रहेंगी अब आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो रेंसिडिटी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा चीजें आपको बताने की नहीं है। आप जानते हो, बस एक चीज समझ लो कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो यूज करी जाती है चिप्स वगैरह के पैकेट्स को, या बहुत सारे जो कुरकुरे लाइक जो पैकेट्स वगैरह आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनमें जो फ्लेवर है वो बना रहे। और अगर कभी भी गलती से वो पैकेट एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो एयर में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं ना कहीं पैकेट के अंदर आ जाएंगे, और वो क्या करेंगे, खाने को खराब कर देंगे, यानी कि जो भी उसके अंदर मटेरियल है उस मटेरियल को खराब कर देंगे, और फिर अल्टीमेटली इट विल कॉज टू बहुत सारे इन्फेक्शंस, स्टमक इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपको, फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या क्या है कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, नाइट्रोजन गैस का यूज करना चाहिए पैकेजिंग में। रेफ्रिजरेशन आपने देखा होगा, जब हम खाना खा लेते हैं या बना लेते हैं, तो अगर कुछ खाना फॉर एग्जांपल बच गया है तो हम उसको ऐसे खुले में नहीं रखते, बल्कि हम उसको कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, है ना, ताकि रेफ्रिजरेटर में वो सेफ रहे। ठीक है, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए, क्योंकि उतने टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते।
ठीक है, ये रीजन है कि रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दोगे तो फिर यार वो एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह और वो फिर आपके खाने को खराब कर देंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में रखने का मेन रीजन यही होता है कि कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, ये नाइट्रोजन एक तरह से क्या है, नाइट्रोजन एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट ही तो है ना। तो ये सब चीजें हो गई, प्रिजर्वेटिव्स। आपने सुना होगा बेंजोइक एसिड, एक बेंजोइक एसिड होता है जो कि किसमें हम यूज करते हैं, जो टोमेटो सॉस वगैरह होती है, चिली सॉस वगैरह होती है ना, उनमें हम बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं ताकि प्रिजर्वेटिव की तरह वो पड़ा रहे, ठीक है, खराब ना हो। तो ये सब बातें भी हमने देख ली हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और अब फाइनली देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आया कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। ठीक है, यानी कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, उसको बर्न करा जा रहा है एयर की प्रेजेंस में जलाने से पहले, क्यों? या अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि मैग्नीशियम जो रिबन है उसको एयर में जलाने से पहले क्या करा जा रहा है, क्लीन करा जा रहा है, ऐसा क्यों करा जा रहा है? क्या किसी को रीजन पता है इसका? प्लीज बताइए सर, जो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग जमी होती है उसको हटाने के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? स्मृति सर। ओके स्मृति बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही है, समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक आयरन ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम की एक लेयर है, ठीक है, ये मैग्नीशियम का एक रिबन है, मान लीजिए एमजी का एक रिबन है। रिबन, ये जो रिबन है ना, ये बिल्कुल भी वो मत सोचिएगा कपड़े टाइप का, ये मैग्नीशियम मेटल का रिबन है। अगर आप देखना चाहें तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता भी, एक इमेज देखिए आपको, दिस इज मैग्नीशियम रिबन बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नीशियम जो है ये मेटल है और ये मैग्नीशियम का एक ये रिबन होता है, ठीक है। इसी रिबन को अगर हमें कभी जलाना है तो जलाने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, और वही हमारा आज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। तो जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो बेटा मैग्नीशियम रिबन में ऑफकोर्स ये पूरी की पूरी मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम मेटल है। लेकिन अगर मैग्नीशियम मेटल बेटा कभी खुले में रह जाएगी, ओपन में रह जाएगी, तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ कर लेता है रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो 2mg यहाँ कर दीजिए, 2mg यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप जो कंपाउंड देख रहे हो, ये एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कभी भी मतलब अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे मैग्नीशियम को, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसको जलाने से बचा देगी, वो कहेगी कि हम जलने नहीं देंगे, ठीक है। तो अब देखो, आपको यार मैग्नीशियम जलाना है, किसी रीजन की वजह से इंडस्ट्री में आप यूज कर रहे हैं, आप इस मैग्नीशियम को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आपने फ्लेम दे दी, ठीक है, यहाँ से आप फ्लेम दे रहे हो कि जलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मैग्नीशियम जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा? बिकॉज ये मैग्नीशियम काफी टाइम से एयर के कांटेक्ट में था और अब इसके ऊपर पूरी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ चुकी है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना बेटा, वो इसको जलने ही नहीं देगी, ठीक है, वो इसको जलने नहीं देगी। यही रीजन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम के रिबन को अगर आपको कभी जलाना है तो पहले उसको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है, ठीक है। क्लीन किसी से भी कर सकते हो आप, लाइक रेगमार वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल गैजेट्स बहुत सारे होते हैं क्लीन करने के लिए। तो जब हम क्लीन कर लेते हैं ना उसको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो हटने लगती है, ठीक है, उसको हटाया जाता है जबरदस्ती से, और फिर मैग्नीशियम को क्या करा जाता है, जलाया जाता है। अब एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन मतलब वो करते हैं, एक एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका कि क्या बोला जा रहा है। देखो, समझ में आ रहा होगा सभी को कि मैग्नीशियम रबर शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई कि मैग्नीशियम जो मेटल है वो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन गैस होती है उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक बहुत बड़ा कंपाउंड इंपॉर्टेंट बना लेती है, विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ये स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जलने नहीं देगा, है ना। और अगर जलाओगे भी आप, बर्निंग भी करोगे ना, तो बेटा प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाएगी मैग्नीशियम की। यही रीजन है, क्यों रीजन है कि ये स्टेबल है, ठीक है, ये मैग्नीशियम को स्टेबल कर दिया इसने और ये प्रॉपर जलने नहीं देगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शंस with oxygen, it is therefore necessary to clean the ribbon by the removal of the layer of magnesium oxide. तो अगर कभी आप क्या करना चाहते हैं, मैग्नीशियम को फर्दर जलाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना पड़ेगा, एंड वंस वी विल रिमूव दैट लेयर वी विल बी एबल टू फर्दर बर्न द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लीज से यस अगर आ गया है, और अगर कोई डाउट है तो बताओ बेटा। ओके बेटा, जो बताते हैं आप लोगों को सब समझ में आता है ना अच्छे से? यस सर। ओके, देवांगना ऐड नहीं हो पाई आज भी।
चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए एक और क्वेश्चन, ये आपने देख लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये मतलब मैग्नीशियम का ये रिबन है। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आपको इनके लिए बैलेंस्ड इक्वेशंस बना के दिखानी है, समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वहां पर, ठीक है, बोर्ड में वो क्या करेंगे, वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, वो आपसे कहेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन कराइए, और वो कहेंगे कि प्रोडक्ट भी हम आपको बताते हैं। मतलब इस रिएक्शन की खास बात बोर्ड वालों ने क्या दी कि उन्होंने आपको रिएक्टेंट्स भी बता दिए, नाम बता दिए, और उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स भी बता दिए कि प्रोडक्ट में आपको ये बनेगा, ठीक है, ये आपको बनाना है, लेकिन आपको इसका केमिकल जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो आपको खुद लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, समझ में आया? तो जल्दी से देखते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन कभी आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। तो अब इसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन के लिए H2 चाहिए और क्लोरीन के लिए हमें क्या चाहिए बताइए, Cl2 चाहिए, और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, ये बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते हो 2HCl, मतलब HCl होता है बट बैलेंस करेंगे तो 2HCl। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई हो, बताइए किसी को कोई डाउट बेटा? चलिए बहुत अच्छा। ऐसे ही देखो, अब ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बुक में मिलेंगे ऐसे ही। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई जिसमें H2 + Cl2 दिस गिव्स 2HCl। अगला देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड। तो बेटा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। अगर आपको ये चीज नहीं पता कि कैसे आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो बेटा, ये जो बेरियम है ना, Ba, और यहाँ पर है Cl2। आप जानते हैं ये BaCl2 कैसे बना, एक बार समझो। कभी अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ ना, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखिएगा, आपको वैलेंसी बहुत हेल्प करती है। देखिए ध्यान से बेटा, जो बेरियम होता है ना, बेरियम के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो 2+ होती है, यानी कि जो चार्ज होता है वो 2+ होता है। और क्लोरीन के ऊपर बाबू जल्दी बताओ क्या चार्ज होता है, सिर्फ माइनस होता है ना, ये आपको पता है। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस, इसके ऊपर ये। अब आप जानते हो इसकी वैलेंसी इसके नीचे आती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आती है। तो अगर मुझे कभी लिखना है तो ये माइनस एक तरह से क्या है, ये 1 ही तो माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा Ba के नीचे 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा Cl के नीचे। तो क्या बन गया कंपाउंड बताइए, BaCl2। आ रहा है समझ में ना? से यस अगर आपको आ रहा है। यस सर। सर। ओके, सो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड आपको मिल गया यहाँ पे। अब बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन करानी है आपको एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है बेटा, क्यों? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-, ठीक है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+। तो हुआ क्या कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखो यहाँ इसके नीचे आ गई, और 2- देखो यहाँ पे इसके नीचे आ गया, तो कंपाउंड क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो उसने आपको खुद बोल दिया कि यार बेरियम सल्फेट बनेगा। तो बेरियम सल्फेट हमने बना दिया, ये देखो BaSO4, और कहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बनेगा, तो देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बन गया। अब जरा आप प्लीज मुझे जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चलिए आस्था बेटा फटाफट कैमरा ऑन करिए अपना, शाबाश। और मुझे प्लीज बताइए कि ये जो आप देख रहे हो इक्वेशन, ये सेकंड वाली इक्वेशन, बेटा ये इक्वेशन का नाम क्या है, ये कौन सी इक्वेशन हुई, सिर्फ आस्था बताएंगी। सर डिस्प्लेसमेंट। जी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है पक्का कि डबल डिस्प्लेसमेंट है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखो ना बाबू, ठीक है। देखो बेरियम जो था, बेरियम ने किसको रिप्लेस करा है, बेरियम ने सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट से सल्फेट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और बेरियम इसकी जगह आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। और ऐसे ही एल्यूमिनियम कहाँ पर आ गया, क्लोरीन के पास आ गया, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जो बन रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ने एक दूसरे को आयंस में म्यूचुअल चेंजिंग करी है ना, म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो अगर म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे ही वो आपको पता दे देगा इक्वेशन और आपसे पूछेगा बताओ ये इक्वेशन कौन सी है, तो आप बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट है। सभी को समझ में आ रहा है ना? पक्का? यस सर। बेटा पहली वाली बताओ, शाबाश, पहली वाली इक्वेशन कैसी हुई, H2 + Cl2 दिस गिव्स 2HCl। ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर। या इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज़ दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, वो मिलके क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, एंड HCl इज अ कंपाउंड। क्लियर है? चलिए अगला देखो क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट में उसने आपसे बोला कि सोडियम है, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन करी और आपसे कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। तो बहुत ही इजी है, अगर आप सोडियम है तो सोडियम आप जानते हो Na हुआ, और वाटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो आप, H2O लगाते हो, और आप जानते हो कि बनाना क्या है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है, NaOH होता है, और साथ ही साथ में आपसे कहता है कि हाइड्रोजन भी बनाओ, तो हमने हाइड्रोजन भी देखिए बना ली। अब बस बैलेंस ही तो करना है, तो बैलेंस कर लीजिए। अब आप देखो हाइड्रोजन बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन तो 3 हो गए यहाँ पर एक तरह से, और यहाँ पर आपको सोडियम 1 दिख रहा है, सोडियम 1 दिख रहा है। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 2H2 करा, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए बेटा। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो सोडियम के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो यानी कि जो नेक्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हो वो आपको ये मिल गई। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन होगी तो वो इस तरह से रिएक्शन जाएगी। सो 2 टाइम्स Na प्लस 2 टाइम्स H2O, दिस गिव्स 2NaOH प्लस H2। मैं आपको बैलेंसिंग जो है इक्वेशंस की फॉर्म में ही कराता जा रहा हूँ, मैंने आपको बैलेंसिंग अलग से नहीं पढ़ाई। हालांकि मैं आपको बैलेंसिंग अलग से पढ़ाऊंगा तब। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करते हुए चल रहे हैं? अभी हम लोग बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप बैलेंसिंग पढ़ रहे होगे उस टाइम तक आपको बैलेंसिंग करनी आ जाएगी, तो इसीलिए मैंने अभी बैलेंसिंग बीच में रोक के रखी हुई है। ठीक है, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे लास्ट वाली क्लास में थे, आप जानते हो बेटा कि हमने उस टाइम पे कुछ एसिड बेस्ड सॉल्ट के बारे में बात करी थी, है ना। लाइक मुझे याद आता है ब्लीचिंग पाउडर हमने देखा था, है ना। हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस पे बात करी थी, याद है आपको। तो वो जो आपका टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम सिर्फ उस दिन हमने ये इसलिए पढ़ा था बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास स्लाइड्स रेडी नहीं थी और एकदम से मुझे क्लास दी गई थी, तो इसलिए बस हमने वो पढ़ लिया था। बट अभी हम अपने पहले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आप पढ़ चुके हो लगभग पूरा का पूरा टॉपिक, बस क्वेश्चंस बचे थे, वो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और यही क्वेश्चंस बेटा आपको आपके बोर्ड में डिट्टो के डिट्टो मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिलेंगे। चलिए, तो ये तीनों इक्वेशन बेटा समझ में आ गई ना सभी को? कोई डाउट किसी को तो प्लीज बताइए, ये आगे बढ़े। से यस सारे बच्चे। ध्रुव बेटा समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, कहीं पे अगर ना समझ आए पूछ लेना। अब आपके सामने आ रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, आपको यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन बोला जा रहा है कि पहली इक्वेशन की खास बात यह है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक है, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब देखो बेटा, इनसॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल का मतलब क्या होगा? वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि इनसॉल्युबल क्या होता था? याद है, प्रेसिपिटेट होता था। क्योंकि ऐसे सॉलिड्स जो कि कहीं पर भी सॉल्युबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इन शॉर्ट आपसे ये कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराइए सोडियम सल्फेट के साथ वाटर की प्रेजेंस में, तो कहता है कि बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ ही साथ में सॉल्यूशन बनेगा सोडियम क्लोराइड का। अब आपसे कहता है रिएक्शन प्लीज बना के दिखा दो। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या आप लोग जल्दी से बताइए रिएक्शन बना सकते हैं? से यस। देखो बहुत इजी है। बेरियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2। बहुत ही सिंपल है, BaCl2 अभी मैंने आपको बताया कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया? Na2SO4। जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा? ये बेरियम सल्फेट बनाएगा। देखो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला आपने पहले लिख लिया, साथ में सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो वो भी लिख लिया, बस बैलेंस करनी थी, बैलेंस हमने कर ली। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नीलांश बाबू समझ में आ रहा है? नीलांश आपको आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। ओके, चलिए अगला कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और आपसे खुद कहता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर के साथ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उसने बोला। तो अगर ये रिएक्शन करानी है तो आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है भाई NaOH, और अगर हाइड्रोजन क्लोरिक ये सॉरी बार बार निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है दैट इज HCl। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो कहता है सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि हमने NaCl बना लिया प्लस वाटर, तो H2O बन गया। तो बहुत ही सिंपल था। तो इस ये क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूरा दे दिया जाएगा कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वो आपको एक ये दे देगा पहली वाली, ये पूरा बना के दे देगा। आपको रिएक्टेंट्स के बारे में भी बता देगा कि रिएक्टेंट यार ये हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट पहले वाले में रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट्स भी आपको बता देगा कि ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और अब आपसे ये कहेगा कि यार प्लीज सॉल्व करो इसको और केमिकल इक्वेशन बनाकर दिखाओ, है ना। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा ये जो बेरियम सल्फेट आप देख रहे हो, ये बेरियम सल्फेट हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। ये हमेशा क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में घुल नहीं सकता। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। क्लियर है? याद रहेगा। कभी आपसे मान ले बोल दे कि गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, तो एक क्या लिख सकते हो? BaSO4, एक लिख देना लेड नाइट्रेट या फिर लेड ऑक्साइड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। PbNO3 बोल सकते हो, ठीक है, लेड ऑक्साइड बोल सकते हो। ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रेसिपिटेट्स होते हैं। समझ में आ गया?
और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी की बात हो रही है, तो आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बेटा एक्टिविटीज जो हैं वो हम क्लास में ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रीजन ये है कि एक्टिविटीज आपको जब क्लास टीचर आपको कराएगी तो उसमें आपको बुक्स वगैरह सारी चीजें दी जाएंगी और वहां पर जब आप करोगे ना तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। हालांकि कभी अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक्टिविटी समझा दूंगा, बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद द सोल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, राइट। अभी हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे, अपना पूरा टॉपिक एंटायर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नॉलेज लेंगे पूरे टॉपिक की, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो आईसीएससी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ वो करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी मैं आपको पहले से ही लगवाना शुरू कर दूंगा, ताकि जब बोर्ड्स के एग्जाम आए ना तब आप ये चीज ना करो कि सर क्या पेपर लगाना शुरू करें, तब आप मुझसे ये कहोगे कि हाँ सर आपने स्टार्टिंग से ही पेपर से लगवाना शुरू कर दिया था, सर आज बहुत हेल्प मिल रही है, और कहीं ना कहीं साइंस में हमारा जो टाइम हमें देना था वो हम कहीं ना कहीं मैथ्स में दे पा रहे हैं या किसी अदर सब्जेक्ट में दे पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए बेटा पहले से जब स्टार्टिंग से पढ़ो ना तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ो, ताकि कोई दिक्कत आगे चल के ना आए। फिर भी क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी इंक्लूड करी है तो एक बात देख लीजिए। आपसे कहता है कि एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स, ठीक है। एक्स नाम का कोई सब्सटेंस है किसी सॉल्यूशन के अंदर, हमें नहीं पता कि वो एक्स कौन है, वही एक्स आपसे पूछ रहा है, लेकिन उसने ये बोला कि इस एक्स को, ये जो सब्सटेंस है ना, ये एक्स किसी, मान देखो ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन है, लेट्स से ये कोई सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन में ना एक सब्सटेंस है एक्स जो कि डला हुआ है इसके अंदर, और आपसे कहता है कि ये सब्सटेंस हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग समझते हैं ना, ये जो चूना वगैरह करा जाता है, पेंटिंग वगैरह करते हैं हम लोग। तो कहता है कि प्लीज इस सब्सटेंस का नाम बता दो कि ये सब्सटेंस एक्चुअली में है क्या, और उसका फॉर्मूला भी बता दो। तो ये क्वेश्चन इसने देखो ऐसे घुमा के पूछ लिया एक्टिविटीज की फॉर्म में। खैर कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सब्सटेंस आप एक्स देख रहे हो ना, ये एक्स, ये एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से क्विक लाइम होता है। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है क्विक लाइम, ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड्स में इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है CaO। ये व्हाइट कलर का होता है, इसको चूना भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे लोग जब कुछ पान वगैरह खाते हैं तो चूना थोड़ा सा यूज करते हैं, ये वही चूना है एकदम, ठीक है। और भी ये क्या नाम है, चूना का यूज करा जाता है वॉश करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग जो होती है वॉल्स पे, उसके लिए। तो ये जो एक्स नाम का कंपाउंड है, ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, याद रखिएगा, और ये कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज करा जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में उसने आपसे ये भी पूछ दिया कि प्लीज रिएक्शन बताइए कि ये जो एक्स नाम का कंपाउंड है, ये जो एक्स नाम का कंपाउंड है, अगर ये कभी रिएक्शन कर जाए, ठीक है, वो भी किसके साथ, वाटर की प्रेजेंट में, तो ये क्या बना देगा। तो देखो ये एक्स नाम का जो कंपाउंड था वो कैल्शियम ऑक्साइड था, जब उसने वाटर के साथ रिएक्शन करी तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है बेटा कैल्शियम, CaLCium, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और ये एक बेस होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, याद रखिए, ये एसिडिक नेचर का नहीं होता। अब ये बेस क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम आपको समझाएंगे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जब भी OH आयन कहीं पे जुड़े, जब भी कहीं पे OH आयन जुड़े तो बेटा हमेशा वो बेस बनाते हैं। आप टूथपेस्ट करते हो, सुना आपने, टूथपेस्ट करते हो, सुना क्या करते ही, ऑफ कोर्स आपने ये चीज सुनी होगी कि कई बार जब हमें फॉर एग्जांपल हम जल से जाते हैं, है ना, जल जाते हैं, जब हमें बर्निंग हो जाती है तो हम तुरंत टूथपेस्ट लगा लेते हैं, है ना, ये आपने सुना होगा। क्यों लगाते हैं, बिकॉज जब हम बर्निंग हो रही होती है बेटा तो वो एक तरह से एसिडिक होती है, नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, और अगर हम बेस लगा लेंगे उस जले हुए जगह पे तो वहां पर क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसीलिए आप वहां पर टूथपेस्ट वगैरह लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी लगाई हो या अगर कभी आपने सुना हो, आपने सुना होगा हम जब बहुत सारा बाहर का फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, बिकॉज हमारे पेट में बहुत ज्यादा तेजी से जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बनने लगता है, जो कि बेसिकली हमारी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे टाइम में आपको कहा जाता है कि भाई पुदीन हरा पियो या फिर इनो पियो। क्यों बोला जाता है, बिकॉज बेटा वो नेचर में बेस होता है, आपके स्टमक में एसिड है और अगर हम आपको बेस पिलाएंगे तो वो अंदर जाके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और आप एकदम शांत हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो खैर ये सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, सारी चीजें आपको समझाएंगे बहुत प्यार से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा बनाता है ये कंपाउंड, और ये बताओ जल्दी से, ये रिएक्शन कौन सी हुई, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी रिएक्शन है, शाबाश बताओ जल्दी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर। बिल्कुल, याद रखिएगा बेटा, जब भी अब अपनी रिएक्शंस को आप कभी पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि रिएक्शन तो हमने याद कर ली, बहुत अच्छी बात, लेकिन रिएक्शन को देखने के बाद हमें ये भी पहचानना है कि आखिरकार वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, समझ में आ रहा है। जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो हमेशा जज करते हुए पढ़ो, ठीक है, रिलेट करते हुए पढ़ो, बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक आपकी एक्टिविटी है 1.7, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होगी, ठीक है, उसमें 1.7 जो पेज नंबर पे जो एक्टिविटी है ये आपको बोली जा रही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी दिस डबल। तो ये चीज है, ये आप बेहतर होगा कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे अपने लैब में, आपको साइंस की जब टीचर करवाएंगी तो आप बेहतर वहां पे करिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एक्टिविटी वाली चीजें हैं वो अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ओके, लास्ट में जब हमारे पास टाइम बच जाएगा ना और हम जब कर लेंगे तो अगर आप कहोगे तो मैं एक्टिविटी करा दूंगा, बस उसके लिए ये है कि आज सारे के सारे बच्चे ना अपनी बुक लेके बैठना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, बोला जा रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस या चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बहुत पहले एक रिएक्शन कराई थी, ठीक है, और उस रिएक्शन का नाम पता है क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो, और उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एग्जांपल भी यही लिया था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर कभी हम एक आयरन की नेल डाल दें, यानी कि Fe की नेल डाल दें, तो वो क्या करेगा वो आपको बताना है। तो याद करो, आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी है कि जब भी आयरन को हम रिएक्शन कराएंगे बेटा कॉपर सल्फेट के साथ, तो आपने ये चीज पढ़ी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात क्या थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात ये थी, सिंस Fe इज बाबू मोर रिएक्टिव देन व्हाट, Fe is more reactive than copper, तो Fe जो आयरन है वो क्या करेगा, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा बताइए, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो जब ये रिएक्शन कराओगे आप तो ये क्या कर देगा, ये फेरस सल्फेट बना देगा, FeSO4 प्लस कॉपर को क्या कर देगा बेटा, अलग कर देगा, ठीक है। ये आप रिएक्शन पढ़ के आए हो डिस्प्लेसमेंट में, मैंने आपको पढ़ाई हुई है। और ये देखो नेल वाला एग्जाम्पल भी दिया था, एक बीकर था उसमें एक नेल डली हुई थी, वो उस समय पे ब्लू कलर की थी। क्यों ब्लू कलर की थी, बिकॉज कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन उस समय था और वो ब्लू था। लेकिन जैसे ही आयरन की नेल इसमें डली तो इसने सोल्यूशन क्या कर दिया था, ग्रीन कलर का। याद है? यस सर। चलिए, अगर नहीं भी याद है तो बेहतर यही होता है कि हम आपको जल्दी से दिखा दें। तो देखिए, अब याद आया? यस सर। कॉपर सल्फेट का ये सोल्यूशन था, ठीक है, और उसमें ये आयरन की नेल डली हुई है। और इस आयरन की नेल को जब हमने रख दिया तो आयरन की नेल देखो इस पे क्या हो गया, इस पे कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, और ये जो कलर है ना वो वो भी ग्रीन कलर का हो गया, FeSO4 का, यानी कि फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया। आ रहा समझ में अच्छे से ना? चलिए, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो जरा एक बार हम आपको फिर से वापस लेके चलते हैं। देखिए, तो बोला जा रहा है कि व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन की नेल को, ये आयरन की नेल थी, जब इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। आयरन क्या करता है बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर्म द कॉपर सल्फेट, और एक मिनट, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, देयरफॉर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस। आप ये भी लिख सकते हो कि इट बिकम्स ग्रीन, और ये रिएक्शन आपको नीचे दिख रही है। समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट प्लीज बताइए। स्मृति बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। जी, आपको समझ में आ रहा है बेटा? आपके सबके कैमरास ऑफ है, हम आपको देख ही नहीं पा रहे। हमारे पास एक ऑनर 10 लाइट जी भी है। ऑनर 10 लाइट जी, प्लीज अपना एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि हम आपको देख लें प्लीज, शाबाश। बाकी बच्चे तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब तक ऑनर जी अपना कैमरा ऑन करेंगे। देखो, एक एक्टिविटी और आ गई आपके पास 1.10। ये ऑनर जी नहीं कर रहे अपना कैमरा ऑन। अच्छा, ये तो बता दीजिए समझ में आ रहा है, कम से कम यही बोल दीजिए। अगर आप कोई टीचर भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फीस पढ़ सकते हैं। द फीस इज ओनली 1500 रुपीज, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ज्ञान कहीं से भी मिले उतना अच्छा है, बस पेशेंस के साथ लेना चाहिए। बाकी अगर आपका मन है तो आप कैमरा दिखा दीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। चलिए, आपसे बोला जा रहा है, फिर एक एग्जांपल आ रहा है। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात बोली जा रही है, और ये एक्टिविटी आपकी 1.10 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब देखो, ये आपको वहीं पे एक्टिविटी में सब कुछ लिखा मिलेगा कि सिल्वर नाइट्रेट की बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, ये सब आपको वहीं पे लिखेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन अभी आप पढ़ के भी आए हो पीछे, ये रिएक्शन अभी आप पढ़ के आए हो पीछे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एक रिएक्शन है, ठीक।
अगर आपको दिखाऊं मैं कि हमने कहाँ पढ़ी है तो ये देखो आते हैं। पढ़ी थी ना, आई गेस वहीं पे पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में, नहीं पढ़ी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं अगर नहीं पढ़ी है। ये सारे के सारे जो आप लोग बच्चे हो ना पीडीएफ अपना, अच्छा ये आप लोग क्या प्रिंट आउट निकाल चुके हैं या ऐसे ही पढ़ते हैं फोन से? बताइए एक बार, कैसे पढ़ते हो आप लोग? कोई भी आज प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहा, गलत बात है, ऐसे नहीं पढ़ाई होती। एक तो आप लोग कैमरा भी ऑन नहीं करते। देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। मैं बता देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा AgNO3। जब वो रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये NaCl है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएगा तो ऐसी कंडीशन में सिल्वर क्लोराइड बनेगा, यानी कि AgCl बनेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्लस साथ ही साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा, दैट इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, बिकॉज Ag ने यहाँ पर NaCl से Na को रिप्लेस करा। ठीक है, और साथ ही साथ में Na आके किससे जुड़ गया, NO3 के साथ जुड़ गया, तो ये एक तरह से म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आयंस का, तो हम इसलिए बोल सकते हैं बेटा कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, क्योंकि एक हटता है तो वो दूसरे का प्लेस लेता है, दूसरा हटता है तो वो वापस जाके पहले वाले का प्लेस लेता है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हुई, आप बेहतर जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड and that are reduced in the following equation। आपको याद है जब हमने रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा था तो हमने वहां पर आपको ये चीज समझाई थी कि अगर कभी ऑक्सीडेशन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्चुअली में वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और अगर कोई रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्चुअली में वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमने आपको बात समझाई थी। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो हम जल्दी से यहाँ पर आपसे वही पूछा जा रहा है कि प्लीज सब्सटेंसेस को बताइए कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं या फिर रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो बोला जा रहा है कि जो पहली रिएक्शन है, द सोडियम इन द फर्स्ट इक्वेशन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अगर आप देखें तो सोडियम के पास बेटा ऑक्सीजन नहीं है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कभी ऑक्सीजन का गेन हो जाए तो भी वो ऑक्सीडेशन है, अगर कभी हाइड्रोजन निकलने लगे लूज हो जाए तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, और कभी अगर इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाए तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन की हमने 3 प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सोडियम के साथ बेटा देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना प्रोडक्ट में, तो अगर सोडियम के साथ ऐड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि जो सोडियम है यहाँ पर सोडियम वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजर। ठीक है, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्या होगा, बिकॉज विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और अगर कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ना कि एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर जो है वो सेकंड इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर बेटा कॉपर ऑक्साइड पहले से बना हुआ है, लेकिन जब इसने हाइड्रोजन इसने ले लिया तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना कॉपर छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब कॉपर जो है एक तरह से क्या कर रहा है बताइए, कॉपर में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बताइए। रिडक्शन। तो कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कॉपर ऑक्साइड खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, कर लेंगे ना, पढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, कोई डाउट है बताओ बेटा, डाउट है तो चलिए एक क्वेश्चन और आया आपके सामने, आपको बताना है कि एक रिएक्शन आपको दे दी गई, देखो ध्यान से। ठीक है, और इस रिएक्शन में आपसे ये कह दिया गया कि जो लेड ऑक्साइड है, ठीक है, वो रिएक्शन कर रहा है कार्बन के साथ जो कि सॉलिड है कार्बन, तो ये जब रिएक्शन करता है तो ये देता है 2 टाइम्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। आपसे कहता है कि इस रिएक्शन में ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये इसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है तो आपको ये बताना है कि इसमें लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब वही रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है एक तरह से।
लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब लेड क्या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है ना, या फिर आपसे बोला जा रहा है कि क्या कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो अब आपको ये चीज पता करनी है कि इस पूरे रिएक्शन में इन शॉर्ट कौन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, और आपको ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं 1 2 3 और 4 की फॉर्म में, और आपको देख के बताना है कि कौन सा वाला सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर नहीं देखा होगा बिकॉज गलती से वो स्लाइड चल गई थी। जी बताइए, करिए, शाबाश। A and B are incorrect. आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना, पता लगा करेक्ट बता दो। जी बेटा बता सकते हो, आस्था आप बोल रहे थे ना आई गेस। Yes, sir. बाबू बताओ जल्दी से कैसे, लेड इज गेटिंग रिड्यूस कह रहा है तो कैसे? सर क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड जो है लेड वो किसमें, रिड्यूस नहीं हो रहा। हाँ लेड रिड्यूस नहीं हो रहा बिकॉज लेड ऑक्साइड जो है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, रिडक्शन में। भाई लेड ने क्या करा, लेड ने नहीं मतलब लेड ऑक्साइड ने क्या करा, पेन कहाँ चला गया, हाँ लेड ऑक्साइड ने क्या करा बेटा, लेड ऑक्साइड ने एक तरह से अपना ऑक्सीजन दे दिया। तो अगर अपना ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया तो मतलब लेड ऑक्साइड ने एक तरह से ऑक्सीडेशन में सॉरी रिडक्शन में पार्टिसिपेट करा है। इसने अपना ऑक्सीजन क्या करा, छोड़ा। तो लेड ऑक्साइड ने एक तरह से रिडक्शन में पार्टिसिपेट करा है, और अगर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करा है तो लेड ऑक्साइड खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो इसीलिए, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। तो लेड थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, लेड तो देखो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान रखो, लेड तो रिड्यूस ही नहीं हुआ, तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीडाइज हो रही है, बताइए बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पहले से बनी हुई है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने खुद और ज्यादा ऑक्सीजन ले रखे हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला तो CO2 होता ही है, अगर ये ऑक्सीडाइज होगी तो मतलब ये और ज्यादा ऑक्सीजन लेने लग जाए, है ना, यही तो मतलब वो ऑक्सीडाइजेशन का, तो वो तो है नहीं, CO2 तो वैसे की वैसी है, तो ये दूसरा भी गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, बिकॉज कार्बन को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। देखो ध्यान से, कार्बन को ऑक्सीजन मिला है ना बेटा, ये वाला जो कार्बन था वो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन गेन कर लेता है, तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये भी बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। अच्छा एक बात बताओ, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही है। देखो लेड रिड्यूस नहीं हो रहा था, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा था, लेड ऑक्साइड जो पूरा है बेटा वो जो था वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, प्लीज बताओ, से यस। यस बेटा किसी को डाउट है तो मैं फिर से बता दूं क्या, चलो एक बार देख लो, मुझे लग रहा है शायद किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं फिर से दूसरा पेन चेंज करके बताता हूँ आपको। देखो बेटा, हम एक तरह से कह सकते हैं ना कि लेड जो ऑक्साइड है, ये पीबी, ये जो 2 टाइम्स PbO लिखा है लेड ऑक्साइड ब्रेक हुआ है ना बेटा लेड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में यहाँ पर, तो लेड ऑक्साइड का ब्रेकिंग हो रहा है, लेकिन लेड की ब्रेकिंग नहीं हो रही है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसलिए ये गलत हो गया। भाई लेड थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो गया। अच्छा दूसरी बात, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज कार्बन यहाँ पे सिंगल था और कार्बन ने आके ऑक्सीजन ले लिए तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, तो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है ना, आखिरी दोनों बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट में कौन कौन है, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, ठीक है। अभी क्लियर है, देख लो एक्सप्लेनेशन देख लो। Because oxygen is being removed, oxygen remove हो रहा है, because the removed oxygen from lead is added to the element carbon, इसीलिए कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया था, तो कार्बन ने ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट किया था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। ओके समझ में आ रहा है? यस सर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि Fe2O3 ठीक है प्लस 2 टाइम्स एल्यूमिनियम, दिस गिव्स Al2O3 प्लस 2 टाइम्स Fe। आपके CBSE का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है 1 मार्क में आपसे ये पूछा गया कि इस इक्वेशन को देखकर प्लीज बताइए कि इक्वेशन कैसी है। यू हैव 4 ऑप्शंस, अगर आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया तो आप बड़े आराम से कर लोगे। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है? नो सर। नो सर।
जी, आपको कॉपर वाला एग्जांपल भी याद होगा। अब आपने डिस्प्लेसमेंट के दो याद कर लिए हैं, है ना? एक तो कॉपर वाला भी था जिसमें CuSO4 के सोल्यूशन में कौन रिएक्शन कर रहा था? Fe, और क्या दे रहा था? FeSO4 प्लस कॉपर, याद है ना? अभी आपने पढ़ा ये थोड़ी देर पहले, ये भी क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। तो ऑफ कोर्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपके पीछे मतलब आपके सामने यहाँ स्लाइड में इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि जो ऑक्सीजन है उसने फेरस ऑक्साइड को डिस्प्लेस करा है, ठीक है, फेरस को डिस्प्लेस करा है फेरस ऑक्साइड से, और एल्यूमिनियम मेटल जो है वो आगे जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। और इस रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन Fe, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना? अगर आप देखो, चलो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी देखो, Fe2O3 है ना, Fe2O3 ने रिएक्शन कराया किसके साथ बताओ? 2 टाइम्स एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करानी है तो देगा क्या? देगा ये आपको एल्यूमिनियम क्या ऑक्साइड Al2O3 प्लस 2 टाइम्स Fe। अगर समझ में ये रिएक्शन बनेगी। अब देखो हुआ क्या बेटा, आयरन ने एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड में से किसको रिप्लेस करा है बताओ? आयरन को रिप्लेस कौन कर रहा है? बताओ जल्दी से, एल्यूमिनियम के आयरन से? यस, जल्दी बताओ। क्या हो गया आज आप लोग बात नहीं कर रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, बात करते रहा करो। देखो बेटा, एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड में से आयरन को निकाला, ठीक है, कंपाउंड में से आयरन को निकाला, और क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, Fe से ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, इसलिए एल्यूमिनियम ने इस Fe2O3 जो आपको कंपाउंड दिख रहा है जिसको हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं, इसमें से आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। और आयरन डिस्प्लेस होकर देखो यहाँ पर आ गया, और एल्यूमिनियम ने इसका खुद से प्लेस ले लिया तो Al2O3 बना दिया। बस वही लिखा हुआ है, द ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरस ऑक्साइड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है, टू द एल्यूमिनियम मेटल टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया उसने। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस करा, बिकॉज वो ज्यादा एक तरह से रिएक्टिव है, देयरफॉर एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, जो कि हम बोल रहे हैं एक तरह से फेरस ऑक्साइड। और दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पूरा का पूरा बेटा आपको रीजन देना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको रीजन भी बेटा देना पड़ेगा। सिर्फ ये मत लिख के चले आना कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखना, वरना आपको सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा। क्या हो सकता है कि मैक्सिमम 1 मिल जाए, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 मार्क का तो आपका ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 1 मार्क आपका यहाँ पर हो सकता है 1 या 1.5 मार्क आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। और ये सारी की सारी बातें आपको समझाई गई हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सभी बच्चों को? यस यस सर। ओके, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे से? सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? यस 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 ओके, चलिए तो आज के लिए फिर हम यहीं पे रखेंगे। ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, आपकी क्लास ओवर करने का टाइम आ गया है। एक बार फटाफट अपने सारे कैमरे ऑन करेंगे सारे बच्चे प्लीज। अब ये रिक्वेस्ट है, ऑनर जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। स्मृति जी ने कर लिया, आस्था ने कर लिया, नीलांश ने कर लिया, ध्रुव ने नहीं करा। ध्रुव बेटा आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, ओम ने भी कर लिया। ओके ध्रुव, ऑनर 10 जी नहीं करेंगे, हमें पता है, ये इन्होंने कसम खाई है कि आप कुछ भी कह लीजिए। नहीं, ऑनर 10 ने भी कर लिया। चलो बाबू, आप क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रहे थे? क्या नाम है आपका? आप पहले अनम्यूट करो तब बोल पाओगे। सर यश। यश, तो यश आप इस वाली आईडी से आ गए आज। हम सोच रहे थे यश मिसिंग है आज, चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो बेटा आज जो हमने पढ़े हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको अच्छे समझ में आए सभी बच्चों को? पक्का मजा आ रही है पढ़ने में? थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ये, ठीक है, हम आपके सामने आपको लाइव नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी एक वर्चुअल लाइव क्लास है ये, एक तरह से हम कह सकते हैं। कोशिश बहुत करी गई है, बहुत मेहनत करी गई है। पता आपको ये स्लाइड्स बनाने में बहुत मेहनत करती है ना, बहुत मेहनत लगती है। और ये पूरी की पूरी टाइपिंग मैं खुद करता हूँ। इवन दो मेरे पास रीजनिंग की क्लासेस होती हैं पढ़ाने के लिए बड़े बच्चों को, जो बीएड वगैरह के बाद के बच्चे होते हैं या एसएससी वगैरह के जो बच्चे होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली होती है, अभी तो आप 10th में हैं, तो काफी मेहनत लगती है। बट फिर भी बस हम ये चाहेंगे कि मेरी मेहनत को सफल कर दीजिए। और वो सफल कैसे करोगे आप लोग? याद करके।
ठीक है, याद करके बेटा, रिवीजन करके। तो रिवीजन जरूर करना बाबू, अगर आप सभी को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और जितने बच्चे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे ध्रुव कई बार आंसर करते हैं, नीलांश आंसर करते हैं, आस्था आंसर करती हैं, है ना। आज ऑनर जी ने आंसर बिल्कुल भी नहीं करा, शायद आपका म्यूट था। स्मृति ने भी आज आंसर करा, ठीक है। ओम जी भी आंसर करते हैं लगभग। तो आप सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और अच्छे हैं, इसलिए हैं क्योंकि आप लोग बहुत ही आराम से, प्यार से पढ़ते हो, और आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से पूछते हो। एक क्लास का जो डेकोरम होता है वो आप मेंटेन करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। एंड लिटरली आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ, मुझे बहुत स्पेशली मजा आती है। और जब भी 10th की क्लास होती है तो आई मस्ट वेट कि क्लास लेनी है आपकी। तो कभी कभी मैं इंतजार भी करता हूँ कि हाँ 10th के बच्चे होंगे, क्योंकि 10th के जो बच्चे होते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि आपकी आगे आने वाली पूरी जिंदगी, ठीक है, वो इस क्लास पे डिपेंड करेगी। क्योंकि 10th की एक बार आप एग्जाम दे दोगे, जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं सोचने की सीन है कि हाँ एक बार पेपर दे दिए दोबारा फिर दे देंगे अगर मार्क्स कम आ गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही बार में अच्छे मार्क्स लेकर आए। क्लियर है? मैथ्स अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? बताइए। सर बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ मैथ्स में भी, बताइए। या आप लोग अगर अपना कोई सजेशन देना चाहें, नीलांश बेटा आप बताओ, अगर आपको लगे कि कोई सजेशन आप देना चाहो तो प्लीज बेटा, मोस्ट वेलकम है। अभी हम सबसे एक एक करके ये चीज पूछेंगे, तो अभी कोई जाएगा नहीं बेटा। एक बार फटाफट बताइए अगर आपको कोई सजेशन है किसी भी चीज को लेके, मैथ्स या साइंस को, कुछ आप चाहते हो कि सर ये चीज अगर हो जाती तो और बेहतर होता, या अगर आप सेटिस्फाई है तो यस कर दीजिए कि सर हम सेटिस्फाइड। जी नीलांश, सुना यू सेटिस्फाइड? ओके, ध्रुव ने भी स्माइली भेज दी एक, चलो कोई नहीं, हैंडशेक। ध्रुव भी सेटिस्फाइड है बेटा। ऑनर यश आप बताओ, सेटिस्फाइड? सर सेटिस्फाइड। ओके, स्मृति बेटा आप बताओ, एनी सजेशंस यू वांट टू शेयर? No, sir. Satisfied. सेटिस्फाइड, ओके। ओम जी, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? नहीं, ओके। आस्था? Sir, satisfied. ओके, चलिए फिर, अगर आप सभी सेटिस्फाइड है तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। आने वाली जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें भी एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी के 10th में अगर मैं बात करूँ पहले टॉपिक की, तो लगभग अराउंड 30 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। और वो 30 क्वेश्चंस में से मेरे ख्याल आज हमने 6-7 क्वेश्चंस तो देखे। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है आपको। तो आप ये मान के चलो कि इस वीक में आपका अगर 2 क्लासेस लगती हैं तो 2 क्लासेस की फॉर्म में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और पहला टॉपिक फिर आपको रेडी होगा, आप कुछ भी कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो लीव करें मीटिंग को बेटा। फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, कुछ ही देर में पीडीएफ ग्रुप में पहुंच जाएगी, आज के क्वेश्चंस इंक्लूड करके, प्लस जो कल हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, आई गेस परसों होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें जो हम क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे वो भी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ जब भी ग्रुप में आए तो उसको जरूर डाउनलोड करें। ये ना सोचें कि आपके पास पीडीएफ पहले से ही है, उसी पीडीएफ में हम स्लाइड्स को आगे ऐड ऑन करते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो शुड आई एंड द मीटिंग? ओके, थैंक यू क्लास। आप लीव कर सकते हैं बेटा, आप लोग लीव कर दीजिए, शाबाश।